हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कि आपके पास कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच में यदि कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसका उसकी धारिता के ऊपर क्या प्रभाव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीडियो के अंत में अपन देखेंगे कि आपके पास एक विशेष तरह का संबंध निकल करके आएगा जिसे परीक्षा में कई बार वैद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युतांक के मध्य का संबंध बोल करके भी पूछ लिया जाता है। यानी रिजल्ट के अंदर वैद्युत प्रवृत्ति काई आएगा और परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर आएगा। उन दोनों के बीच का कोई संबंध है वो भी आपको इस स्टेटमेंट के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो को देखने से पहले आपको दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है उसके बारे में अपने वीडियो नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, परावैद्युत पदार्थ के नाम से दिया गया है। दूसरा, आपने इससे ठीक पहले वाला वीडियो नंबर 5 जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा है कि आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता कितनी होती है और किस तरीके से आप उसका व्यंजक निकालते हैं। तो उन दोनों वीडियो को समझने के बाद अपन इस टॉपिक पे चलते हैं। आप जानते हैं कि इस कैपेसिटर को आपके पास दो प्लेटें दे रखी हैं। इस फर्स्ट प्लेट को आप P1 और इसको P2 कह देते हैं, हालांकि नाम लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जब इस कैपेसिटर को आप किसी बैटरी के द्वारा जोड़ेंगे तो आपके पास ये जो पहली प्लेट है इसके ऊपर आपने इससे पिछले वाले वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के वीडियो में आपने देखा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित हो जाएगा, परंतु अपन ने उस केस के अंदर दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम कैसा लिया था? निर्वात लिया था। आपके पास ये जो दूसरी प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस केस में आपने इसकी धारिता C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A प्लेटों का क्षेत्रफल है बटा इन दोनों के बीच की दूरी D आपने ली थी। ठीक है, आज का अपना जो उद्देश्य है वो ये है कि यदि इस प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसका इसकी धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। परावैद्युत पदार्थ आप जानते हैं कि जब उसे बिना विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाए, दोनों ही प्रकार के परावैद्युत पदार्थ चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, उनकी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P की जो वैल्यू होती है वो आपने 0 पढ़ी है, क्योंकि अगर वो अध्रुवीय है तब तो उसमें कोई डाइपोल नहीं होगा, इसलिए उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। और अगर वो ध्रुवीय है तो प्रत्येक अणु का तो द्विध्रुव आघूर्ण है लेकिन तापीय प्रभाव के कारण वो रैंडमली अव्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, उसमें आपने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा था कि दोनों प्रकार के परावैद्युत पदार्थों को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या कहानी गठित होती है, वो आपने उस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा। देखिए, आपने कल ये भी पढ़ा था कि इन प्लेटों को जब आप आवेशित करेंगे तो इनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आपकी प्लेट P1 से P2 की तरफ या धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की तरफ होगी। और उस E की जो वैल्यू है वो आपने निकाली थी, कितनी होती है सर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, यहां पे मैं कह दूं कि ये मेरे पास जो प्लेट है इसका जो आवेश घनत्व है वो आपका सिग्मा प्लस है और इसका जो आवेश घनत्व वो आपका सिग्मा माइनस है, क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, आवेश भी समान है, प्रकृति विपरीत होने के कारण आपने प्लस और माइनस लगा दिया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि परावैद्युत पदार्थ के वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये आपके पास बाह्य विद्युत क्षेत्र मिल गया यहां पे। अब आपका वो जो सेकंड कंसेप्ट था वो लगाना है। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए यहां पे मैंने ये कोई परावैद्युत पदार्थ इस तरीके से भरा था इसके बीच में, और वो जो परावैद्युत पदार्थ है उसको जब बाह्य विद्युत क्षेत्र मिलेगा बाहर से तो उसके अंदर उसके जो डाइपोल हैं, उसके जो द्विध्रुव हैं, वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। और संरेखित होने का तात्पर्य क्या है कि उसके जो P की डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव से प्लस की तरफ होती है, तो एक डाइपोल जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाता है।
पहला डाइपोल जो होगा, दूसरा डाइपोल है वो भी कुछ इसी तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से इसके जितने भी इसके अंदर पराविद्युत पदार्थ के जो अणु हैं या जो आप द्विध्रुव है, वो सारे के सारे इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में कुछ इस तरीके से संरेखित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके प्रत्येक द्विध्रुव के ऊपर इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल तो जीरो है, केवल बल आघूर्ण लगता है, जो आपने पहले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है, और वो इसको क्या करेगा, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देगा। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आप पहला वीडियो भी देखें और वीडियो नंबर 5 भी आप देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इसके आगे की बात अपन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी डाइपोल हैं, जितने भी पराविद्युत पदार्थ के अणु हैं, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। गलती से भी ये गलती नहीं कर देनी है कि पॉजिटिव की तरफ आप पॉजिटिव ना लगा दें, क्योंकि संरेखन का मतलब है कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो दिशा है, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होगी। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पराविद्युत पदार्थ के अंदर बीच वाले जो अणु हैं, उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को रिजेक्ट कर देगा, उदासीन कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको निष्क्रिय कर देगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ जो पराविद्युत पदार्थ है, उसका धनावेशित प्लेट की तरफ तो ऋणावेश वितरित हो जाएगा और ऋणावेशित प्लेट की तरफ धनावेश वितरित हो जाएगा। बीच वाले जो आवेश हैं उनका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि अब यहां पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में दो परत और बन गई, जिसमें एक परत के ऊपर नेगेटिव और एक परत के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इस पराविद्युत पदार्थ के बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखन को अपन ध्रुवण कहते हैं। तो उस ध्रुवण के कारण इसके अंदर एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। पराविद्युत पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो इसे अपन कहते हैं ईपी, पी फॉर प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र है। और यहां पे मैं कह देता हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, इसका आवेश घनत्व कह देता हूं मैं सिग्मा पी, और इसको भी कह देता हूं मैं सिग्मा पी। ये मेरे पास पॉजिटिव सिग्मा पी है और ये मेरे पास नेगेटिव सिग्मा पी है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, संख्यात्मक वैल्यू दोनों की बराबर होनी है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में जब निर्वात था उस समय तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, और जब आपने इसके अंदर पराविद्युत पदार्थ भर दिया तो इस पराविद्युत पदार्थ के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे आपने ईपी लिख दिया है। क्लियर है इतनी कहानी? और ये जो आपने ईपी लिखा है, इस ईपी की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो जाएगी? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी का मतलब क्या है? उत्पन्न हुआ आवेश घनत्व है, और एप्सिलॉन नॉट यहां पे दिया हुआ है ही सही, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो अब अपन पहले इसका पैराग्राफ लिख लेते हैं, जितनी कहानी अभी अपन ने समझी है उसको लिखते हैं, आफ्टर दैट अपन उसको आगे चलते हैं। इतनी बात आपको बहुत सटीक ध्यान होनी चाहिए। तो क्या लिखा है अपन ने यहां पे कि जब किसी पराविद्युत पदार्थ, कौन कौन से हैं, दो के नाम लिख देते हैं, कागज है, मोम है, अभ्रक है आदि को संधारित्र की आवेशित परतों के बीच में या मध्य में भरा जाता है, तो इसके जो अणु हैं, किसके? पराविद्युत पदार्थ के, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, इतनी कहानी अपन ने देखी है, जिससे पराविद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित आवेश घनत्व कितना है? ये जो पराविद्युत पदार्थ है इसमें धनावेशित प्लेट की तरफ माइनस का सिग्मा पी और ऋणावेशित प्लेट की तरफ प्लस का सिग्मा पी आवेश घनत्व प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र कितना है। पहले तो
प्लेटों के आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, और उसके बाद में परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र जो कि संधारित्र की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, यानी विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो अब दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो माइनस कर देंगे। अब आप ये बताएं कि किस में से कौन सा माइनस करें, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसका परिमाण हमेशा इस परावैद्युत पदार्थ के प्रेरित विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, चलिए लिखते हैं। संधारित्र में परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी परावैद्युत पदार्थ के प्रभाव से, उसको मैं E1 कह दूं परिणामी को, तो इसको आप क्या लिखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण E था और माइनस प्रेरित विद्युत क्षेत्र को आपने EP लिखा था। वेक्टर लगा दीजिए, ये आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा यहां पर। अब अपन ने यहां पे ऊपर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, दिशा को प्रदर्शित नहीं किया है, तो अब अपन केवल संख्यात्मक मान को लेकर के चलेंगे। तो संख्यात्मक मान जब आप लेके चलेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू सर बाह्य विद्युत क्षेत्र था आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसमें से माइनस करना था कौन सा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में है, तो उसको क्या लिखना चाहिए, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात को अच्छे से समझ लें, बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों के अंतर के कारण आ जाएगा। चलिए, दोनों में जो हर की संख्या है वो एक जैसी है, तो मैं E1 को क्या लिख सकता हूं, तो E1 में एलसीएम ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहां पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ये आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब आपने इतनी कहानी कह दी, अब आप परावैद्युतांक की परिभाषा ले लीजिए। आपने पढ़ा है कि परावैद्युतांक की परिभाषा क्या कहती है, परावैद्युतांक परिभाषा से, परावैद्युतांक की परिभाषा क्या कहती है भैया, बताएं मुझे। परावैद्युतांक की परिभाषा कहती है कि सर निर्वात की उपस्थिति में जितना विद्युत क्षेत्र होगा उसको आपने E कह दिया। निर्वात की उपस्थिति में, जब आपके पास यहाँ पे कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं था उस समय का विद्युत क्षेत्र, और यदि आपने उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो घट जाती है। ये बात अपन पिछले 3 चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कितनी घट जाती है, जितना उसका परावैद्युतांक है उसका भाग लगा दीजिए निर्वात के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, यानी परावैद्युतांक की तीव्रता आ जाती है E1 की वैल्यू। ठीक है, E की वैल्यू रख दीजिए आप इसके अंदर, E की वैल्यू यानी निर्वात की उपस्थिति में, तो वो तो कितनी थी सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, और इसके बटा में क्या चल रहा है, एप्सिलॉन R और चल रहा है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ जाती है 2। बात समझ में आ रही है? परावैद्युतांक की सिंपल परिभाषा क्या कहती है कि निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यदि उसके परावैद्युतांक का भाग लगा दिया जाए तो उस माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, और निर्वात की तीव्रता की वैल्यू यहां पे आपने कितनी लिखी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखी है, तो ये इसके परावैद्युतांक की परिभाषा आ जाती है। समीकरण नंबर 1 और 2 को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए आप, देखा समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कह रहा है। समीकरण नंबर 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके E1 इक्वल है, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो मैं क्या लिख दूं इसको, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू समीकरण 2 का राइट हैंड साइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्या हो गया, थोड़ा इजी कर लें सर, यहां पे एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है तो एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा देन मैं यहां पे आगे लिख लूं इसको कि मेरे पास रह गया सिग्मा माइनस सिग्मा P, लेफ्ट हैंड साइड में ये रह गया
और राइट हैंड साइड में मेरे पास रह गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इसे कह दीजिए आप समीकरण नंबर 3, और इस समीकरण नंबर 3 को आप बॉक्स में डाल दीजिए। ये आ जाती है आपके पास समीकरण नंबर 3। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चल करके अपन इसको यूज करेंगे। बात क्लियर है? चलिए इस इक्वेशन को भी आप थोड़ा सा और इजी कर लीजिए, समीकरण नंबर 3 को भी थोड़ा सा और आसान कर लीजिए। क्या हो जाएगा बताएं, देखें। आप इनका पक्षांतरण कर लें, सिग्मा को और सिग्मा पी को, तो ये माइनस का सिग्मा पी तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा पी। और इसमें से आप इसको अगेन कॉमन ले लीजिए, सिग्मा को कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा पी ये क्या है, प्रेरित आवेश घनत्व है, प्रेरित आवेश घनत्व है। सिग्मा पी दिस इज इक्वल्स टू, सिग्मा ले लिया मैंने कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये जो आपके पास पार्ट है इसको समीकरण नंबर आप 4 कह दीजिए। बात समझ में आ रही है? ये तो कहानी चल रही है अपनी टेक्निकल, गणितीय रूप चल रहा है, बट प्रैक्टिकली यहां पे जब आपने परावैद्युत पदार्थ भरा तो इसके अंदर क्या घटना घटित हुई उसको अपन थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, आप क्या चाहते थे, आप इस चैप्टर में केवल यह चाह रहे हैं कि किसी चालक के ऊपर आने वाले आवेश, जिसे अपन उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जिसे अपन चालक की धारिता कहते हैं, अब अपना उद्देश्य था कि चालक की धारिता को बढ़ाया जाए बिना उसके आकार में परिवर्तन किए बिना। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। तो इसके लिए आपने क्या किया, संधारित्र का निर्माण किया। संधारित्र के सिद्धांत को आपने समझा कि आवेशित प्लेट के पास में कोई उदासीन चालक प्लेट लेकर के आओगे तो उसके कारण उसके अंदर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और उस पहले वाली चालक परत के विभव में कमी होने के कारण उसके धारिता में वृद्धि हो जाएगी। ये कंसेप्ट अपन ने चालक की धारिता के टॉपिक में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी अपन ने बात कही है कि अपन उस चालक की धारिता को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और ज्यादा बढ़ाने का तरीका तो सिर्फ एक ही है सर, क्या, कि यदि आप उस चालक की सतह का विभव कम करते जाएंगे। ध्यान देना, संधारित्र की परिभाषा में, संधारित्र के सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि चालक के विभव को कम करेंगे तो उसके ऊपर आवेश और आ जाएगा, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब ये परावैद्युत पदार्थ भरने से विभव कम कैसे हुआ, ये कंसेप्ट अपने को समझना है। देखिए कि आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हुआ। ठीक है सर, हुआ। जब आपने परावैद्युत पदार्थ भरा तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न हो गया, और यह प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। बिल्कुल है सर। जब विपरीत है तो यह विद्युत क्षेत्र इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान में कमी कर देगा। बिल्कुल कर देगा सर। और जैसे जैसे इन परत के बीच का विद्युत क्षेत्र कम होगा, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D है दोनों परतों के बीच की दूरी। जैसे दूरी तो फिक्स है, V इज इक्वल्स टू ई डी तो फिक्स है। अब जैसे जैसे इन परतों के बीच का विद्युत क्षेत्र कम होगा, वैसे वैसे इन परतों के बीच का विभवांतर कम होगा, यानी इन परतों के ऊपर जो विभव है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। और जैसे ही विभव कम हुआ, आप जानते हैं कि बैटरी के कनेक्शन से इसके ऊपर आने वाले आवेश की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी, और यही अपना टारगेट था। तो ये अपने इस टॉपिक का प्रैक्टिकल रिसर्च है, प्रैक्टिकल रिजल्ट है, प्रैक्टिकल उपयोगिता है, जो कि अपने को समझ में आनी चाहिए कि भाई अपन इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता में वृद्धि कैसे होगी। चलिए कैलकुलेशन तो अपन देख रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में उसका सिद्धांत भी तैयार होना चाहिए। अब आप लोगों ने पहले वीडियो में परावैद्युत पदार्थ जब पढ़ा था तो उसके एंड में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी, ध्रुवण सदिश की। और आपने कहा था कि चूंकि जो ध्रुवण सदिश होता है, ध्रुवण सदिश याद करो आप, कि किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो
संरेखित हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, और एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को अपन ध्रुवण सदिश कहते हैं। तो ध्रुवण सदिश जो पी वेक्टर आपके पास था दैट इज प्रोपोर्शनल टू, आपने लिखा था ई वेक्टर, और ई वेक्टर कौन सा आएगा अब यहां पे ई वेक्टर कौन सा आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा। यदि निर्वात होता तब तो आप ई लिख देते, लेकिन अब तो आपने पराविद्युत माध्यम भर दिया तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र को आप यहां पे E1 लिख दीजिए। आप जानते हैं कि जब समानुपाती का निशान हटेगा तो पी वेक्टर के साथ में यहां पे एक सिंबल आ जाएगा जिसे अपन काई कहते हैं, और यह विद्युत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, E1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए कि वेक्टर को दोनों तरफ से हटा करके केवल इनके संख्यात्मक मान की बात कर लो। तो संख्यात्मक मान की जब आप बात करेंगे तो P इज इक्वल टू सर हो जाएगा हमारे पास काई इंटू E1। E1 क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। कहीं नजर आ रहा है क्या आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का सबसे इजीएस्ट फॉर्म, सबसे सरल जो रूप है वो आपको कहीं समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, हमें समझ में आ रहा है। कहाँ, समीकरण नंबर 2 देख लीजिए। तो समीकरण नंबर 2 में आपके पास E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ रही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बात समझ में आ रही है? इसको कह दीजिए आप लोग समीकरण नंबर 5। कितना कह दें, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब आपको एक विशेष बात है जिस पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि ध्यान देना कि भैया ये चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं उनके सब के ऊपर क्रम संख्या लिखी हुई है। उसका औचित्य ये है कि अगर आप इनको क्रम के अनुसार देखेंगे तब आपको आगे वाले जो सीक्वेंस के वीडियोस हैं वो आपको टॉपिक समझ में आते जाएंगे। यदि आपने पराविद्युत पदार्थ को अच्छे से नहीं समझा तो बहुत सारे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैप्टर को कम से कम समझने के लिए इस चैप्टर के जो प्रीवियस 5 वीडियोज हैं, 5 वीडियो अपने बना रखे हैं, उनको प्लीज़ आप पहले देखें। आफ्टर दैट इस टॉपिक को आप दोबारा जब समझेंगे तो 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये पी क्या है, ध्रुवण सदिश। याद करें, पहले टॉपिक में आपने ध्रुवण सदिश किसे कहा था? सर, ध्रुवण सदिश कहा था उस डाइपोल, जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके अंदर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और अपन ने कहा था कि एकांक आयतन का, ध्यान देना मैं यहां पे इसको रफली कह रहा हूं कि P जो है आपका ध्रुवण सदिश है वो आपने कहा था कि द्विध्रुव आघूर्ण, ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P है, बटा आपने लिखा था आयतन। आयतन को मैं V से लिख देता हूं। बात समझ में आ रही है? यानी एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आप मुझे बता दीजिए कि इसको किससे लिखोगे आप? इस द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हो? सर, इसको लिखते हैं अपन आवेश इंटू दोनों डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी से। तो मान लीजिए वो दूरी मैं a लिख देता हूं और बटा में मैं लिख रहा हूं v क्या है? आयतन। आयतन का मतलब है उस पदार्थ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अगर मैं उसके मात्रक की बात करूं तो क्या मैं यहां पे a³ लिख सकता हूं? ध्यान देना भैया, ये QA है, क्या मैं इसको a³ लिख सकता हूं आयतन को? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। तो a से जब आप a³ यहां से रिमूव करेंगे, क्या आपके पास आवेश बटा a² बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और आवेश बटा a² क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, और जिसको आपने किससे लिखा है? सिग्मा से लिखा है। लेकिन यहां पे जो ध्रुवण सदिश है, ये ध्रुवण सदिश किसका द्विध्रुव आघूर्ण है? उस पराविद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण है। और पराविद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके जो पृष्ठ आवेश घनत्व आपने लिया है उसको किससे लिखा आपने? सिग्मा P से लिखा। बात समझ में आ रही है? तो जब आप अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे तो आपको केवल एक नोट यहां पे समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ये मैं इसको बॉक्स बना देता हूं भैया, ये सिंपल आपका रफ वर्क है, आपको खुद को अंडरस्टूड समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ रही है बात? तो इसको अपने को रफ में छोड़ देना है, रफ वर्क। तो मैं यहां पे डायरेक्ट इसके नीचे इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्योंकि
तो आपको इसका केवल स्टेटमेंट लिख देना है, ये ऊपर रफ वर्क ये आपको केवल समझने के लिए है कि विमीय विधि से या विमाओं के द्वारा आप समझें कि जो ध्रुवण सदिश है उसको सर आपने आवेश घनत्व के बराबर कैसे लिख दिया। तो नीचे आपको लिखना है कि ध्रुवण सदिश पी वेक्टर का परिमाण, चूंकि ध्रुवण सदिश एक सदिश राशि है तो केवल इसका जो परिमाण है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, उस परावैद्युत के किनारों के ऊपर जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके समान होता है। क्यों होता है ये बात आपने यहां पे समझ ली है। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं कि P इज इक्वल्स टू सिग्मा P और इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल दूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 5 और 6 की तुलना कर लो। तो समीकरण 5 व 6 से तुलना कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सर इक्वल है, बिल्कुल। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड को मैं यहां पे लिख देता हूं काई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा पी। ठीक है, इस सिग्मा पी की वैल्यू है क्या आपके पास? सिग्मा पी तो आपको दिया हुआ तो है ही नहीं। सिग्मा पी तो इसके अंदर होने वाला प्रेरित आवेश घनत्व है जो उसका संख्यात्मक मान तो अपन लिख नहीं सकते। तो सिग्मा पी को रिमूव करने का कोई तरीका है क्या? बिल्कुल सर, मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 4 आ गई, आपको ध्यान आ रहा है? समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से सिग्मा पी की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा पी की वैल्यू को सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। बढ़िया है सर, ये दोनों ले लीजिए। तो इसके सिग्मा ने इसके सिग्मा को काट दिया। आगे चल करके थोड़ा इजी कर लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ काई को रख लेता हूँ इस तरफ। तो काई दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को दूसरी तरफ ले जाऊं जो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा। तो इसको मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखना है ना मुझे, परंतु मैं इसके ब्रैकेट को अंदर वाले को जब सॉल्व करूंगा इसको तो ये एप्सिलॉन आर एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन आर -1। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर -1 बटा में क्या रह गया इसके एप्सिलॉन आर, और उसको यहां वाला एप्सिलॉन आर कैंसिल आउट कर देगा। समझ में आ गया? इसलिए मैंने यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स को इजी करने का या शॉर्ट लिखने का प्रयास किया है। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इसमें ये जो काई है वो आपकी वैद्युत प्रवृत्ति है और ये जो एप्सिलॉन आर है वो इसका परावैद्युतांक है। तो जैसा कि आपने शुरुआत में हेडिंग डाल करके भी लिखा था कि वैद्युत प्रवृत्ति तथा परावैद्युतांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है भैया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हैं 8.854 10⁻⁻12 होती है। एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ रहेगा, -1 यहाँ पे है, और आप वैद्युत प्रवृत्ति निकाल सकते हैं या वैद्युत प्रवृत्ति दिए हुए होने पर एप्सिलॉन आर निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो आज का टॉपिक था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब कोई परावैद्युत माध्यम भरा जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। प्रभाव ये होता है कि इसके बीच के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र घटेगा जिससे इसका विभव भी घट जाएगा, परिणाम स्वरूप इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ये तो इसका प्रैक्टिकली इसका रिजल्ट है। अब इसके बाद में आता है कि वैद्युत प्रवृत्ति तथा परावैद्युतांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो वो संबंध आपके पास आ गया, काई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट एप्सिलॉन आर -1। ठीक है, तो ये आज का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था। चलिए अब अपना जो अगला टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले सभी टॉपिक्स की ये मूलभूत कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ लिया तो आगे आने वाले सभी जो टॉपिक्स हैं उनको आप बहुत इजी वे से समझ पाएंगे। टॉपिक क्या कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, कब? निर्वात में तो निकाल ली सर अपन ने, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। यहाँ पे एक विशेष स्थिति दे रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ वो भी पूर्णतया, ध्यान देना यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है पूर्णतः भरा हो। पूर्णतः का मतलब ये आपके पास कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में जितना भी स्पेस है
उसके अंदर केवल एक ही प्रकार का परावैद्युत पदार्थ है जो कि कंप्लीटली भरा हुआ है, कोई भी स्पेस खाली नहीं है। इस स्थिति में इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? और इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो आपको एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। कितना दे रखा है? एप्सिलॉन आर दे रखा है। तो देख लीजिए कि जब आप इन प्लेटों को आवेशित करेंगे तो इस पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये स्थिति तो सब में होनी थी, निर्वात की स्थिति में भी होनी थी। दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी सर बिल्कुल सेम कहानी है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। परावैद्युत पदार्थ भरोगे तो इसके अंदर अभी आपने पढ़ा है कि धनावेशित प्लेट की तरफ नेगेटिव और ऋणावेशित प्लेट की तरफ पॉजिटिव प्रेरित आवेश घनत्व क्रिएट हो जाएगा। और इसका जो परावैद्युतांक आपको दे रखा है वो एप्सिलॉन आर दे रखा है। ठीक है, अब अपन ये देख लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है सर। डी ले रखी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो जितनी भी बातें अभी आपने लिखी है यहां पे समझी हैं उनको अपन पैराग्राफ के रूप में पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है अपन ने कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल है, ए है। इनके बीच की दूरी है वो डी है। ठीक है, एक एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का, कितने परावैद्युतांक का? एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ है वो प्लेटों के बीच में भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं परिणामी विद्युत क्षेत्र। सिंपल आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा उसको मैं ई से लिख देता हूं, लेकिन उसका मेथड क्या था परावैद्युतांक के तरीके से? सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, क्लियर है? प्लेटों के ऊपर आवेश कितना है? प्रत्येक प्लेट के ऊपर आवेश Q है, इसके ऊपर प्लस Q है, इसके ऊपर माइनस Q है। जब आपको आवेश पता है और इसका क्षेत्रफल पता है तो क्या आप सिग्मा की वैल्यू पता कर सकते हैं? सिग्मा क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल। तो इसको कह दिया मैंने आवेश Q बटा में इसका क्षेत्रफल लिख दिया, तो ये तो सिग्मा की वैल्यू होगी। और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इसके साथ चल ही रहा है। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए इसे। ये आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया दोनों प्लेटों के बीच का। जब परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया तो प्लेटों के बीच का विभवांतर बता दें। प्लेटों के मध्य का विभवांतर V इज इक्वल्स टू कितना होता है? V इज इक्वल्स टू विभवांतर, V इज इक्वल्स टू होता है सर ई डी। ई है आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र और डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। चलिए वैल्यू लिख लीजिए। तो ई की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू में आप लगा दीजिए डी। तो ये आपके पास V की वैल्यू आ गई। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। करना क्या है आपको? इस कैपेसिटर की धारिता निकालनी है। क्या निकालना है? धारिता निकालनी है। तो सिंपल लिख लीजिए किसकी परिभाषा से? धारिता ही तो निकालनी है, तो धारिता की परिभाषा से। क्या कहती है धारिता की परिभाषा? सर धारिता की परिभाषा कहती है C इज इक्वल्स टू आवेश अपॉन विभव कह दीजिए या विभवांतर। अनंत के सापेक्ष लेंगे तो विभवांतर हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा। Q अपॉन V है। तो एक प्लेट का Q कितना है? चलिए वैल्यू लिख लीजिए। एक प्लेट का आवेश Q है, विभवांतर की वैल्यू कितनी है? समीकरण नंबर 2 में आपने अभी लिखी है। तो इसको मैं बटा में लिखूं तो मेरे पास ये Q अपॉन Q इंटू डी तो बटा में आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? C चल रहा है। Q ने Q को काट दिया, बहुत बढ़िया सर। अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी धारिता को मैं C डैश कह दूं क्या? C डैश देन C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? C डैश की वैल्यू हो जाएगी सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। क्या रह गया? कुछ तो रह रहा है सर, एप्सिलॉन आर रह रहा है। ये वैल्यू लगा दिया आपने। तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी
ये आपके पास धारिता आ जाएगी। किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र की। कब की धारिता है ये? निर्वात की स्थिति में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब की धारिता है। तो यदि माध्यम निर्वात होता तो प्लेटों के मध्य निर्वात की स्थिति में धारिता कितनी होती है बताइए। देखें सर, उसको C नॉट कहते हैं और वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या ये वैल्यू मैं इस समीकरण में लगा दूं, ऊपर वाली समीकरण में? तो C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C हो जाएगा। सिंपल। निर्वात की जितनी धारिता होगी उस प्लेटों के बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो जितना परावैद्युतांक है उसको निर्वात की धारिता से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस माध्यम की धारिता हो जाएगी। यानी परावैद्युत पदार्थ भरने पर प्लेटों के बीच की धारिता वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। अब अपनी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.9, उसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4.9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A इक्वल्स टू 100 वर्ग सेमी है। तो पहले लिख लेता हूं मैं, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 4.9 है। एरिया कितना दे रखा है? 100 सेमी स्क्वायर। सर इसको मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा बताएं मुझे नहीं आता भैया। सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। तो आपको ये जो 100 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलना है तो एक बार 100 का भाग लगाएंगे, लेकिन आपको तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 का 2 बार भाग लगाया जाएगा। तो 100 को 100 से ये कैंसिल आउट हो गया तो डायरेक्ट आपके पास 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाती है। बहुत ध्यान से समझ लेना, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसकी जितनी भी भौतिक राशियां दे रखी हैं सबको ऐसा ही मात्रक के अंदर लिख लेना चाहिए। प्लेटों के बीच की दूरी 1 mm है, ठीक है। तो D इक्वल्स टू कितनी लिख लें सर? D इक्वल्स टू 1 mm लिख लेते हैं। mm को मीटर में बदलो, 10 की पावर माइनस 3 मीटर लग जाएगा। हो गया इतना? तो चलिए, संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर V कितना दे रखा है? V इक्वल्स टू 120 वोल्ट दे रखा है सर। बढ़िया। संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकुलाम आवेश संचित होता है। आवेश की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12 माइक्रोकुलाम। Q इज इक्वल्स टू 0.12 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को हटा दीजिए तो 0.12 10 की पावर माइनस 6 कुलाम लग जाएगा आपके पास। इतना आवेश उसकी प्लेटों के ऊपर संचित होता है। प्लेटों के मध्य भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहां पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बताएं। देखें, एप्सिलॉन R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन R, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्या करें बताइए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आप उसकी क्या निकालेंगे? धारिता का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो C इक्वल्स टू होता है सर Q अपॉन V, ठीक है। चलिए आगे देखें। परावैद्युत पदार्थ की स्थिति में धारिता का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। मैंने ये फॉर्मूले दोनों बार बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि मुझे डायरेक्ट धारिता नहीं दे रखी है, मुझे आवेश और विभव दे रखा है। तब मैं इन दोनों का अनुपात करूंगा तब मेरे पास धारिता आएगी। तो अब आप इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लीजिए और एप्सिलॉन R की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? देखिए एप्सिलॉन R बराबर फॉर्मूला क्या रह जाएगा? एप्सिलॉन R बराबर रह जाएगा सर Q है, ये बटा का D मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये V इसके बटा में रह जाएगा। एप्सिलॉन R को छोड़ दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A वो इसके बटा में चला जाएगा, ठीक है। अब आप पूरी वैल्यू लिख दीजिए। तो 0.12 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया 10 की पावर माइनस 3। V की वैल्यू दे रखी है 120। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 की पावर माइनस 12
और एरिया कितना दे रखा है सर 10⁻² लिखना होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 0.00112। कितना आएगा 1129 10⁻⁴। जब आप इसको 10⁻⁴ करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए रिजल्ट देखिए। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सर 10⁻⁴ को सॉल्व कर लीजिए तो ये 0.4 अंकों के इधर चला जाएगा तो 11.29 और इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 11.3। यूनिट क्या लगाऊं, एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या लिखूं सर, एप्सिलॉन आर तो एक मात्रकहीन राशि है तो गलती से भी यहाँ पे इसका मात्रक नहीं लगाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। इसके साथ ही आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता तो बढ़ जाती है, परंतु कितनी बढ़ जाती है वो भी आपने यहाँ पे समझ लिया है। तो इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर अनुरोध कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। हमारा प्रयास ये है कि हम आपको पूरी फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक के, प्रत्येक सवाल के और प्रत्येक उदाहरण के अच्छे तरीके से बेहतरीन नोट्स प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।